नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। रामनाथ कोविंद होंगे देश के अगले राष्ट्रपति। हासिल किए 65% से ज्यादा वोट। विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को मिले 35% वोट। रामनाथ कोविंद का समर्थक दलों को धन्यवाद। कहा, संविधान की मर्यादा को बनाए रखना जिम्मेदारी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई हस्तियों ने दी बधाई। सरकार ने भीड़ की हिंसा को बताया निंदनीय। वित्त मंत्री ने कहा, राज्यों को कड़ी कार्रवाई का निर्देश। विपक्ष ने लगाया नाकामी का आरोप। राज्यसभा से मायावती का इस्तीफा मंजूर। बोलने का पर्याप्त समय न मिलने से थी नाराज। चुनाव लड़ने के लिए संकेत। ढोकाला में मौजूदा स्थिति बदलना चाहता है चीन। विदेश मंत्री ने कहा, बातचीत के लिए दोनों देशों को हटानी होगी सेना। ब्रिक्स बैठक के लिए बीजिंग जाएंगे अजीत डोभाल। और आइए देखते हैं पहली खबर। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को बड़े अंतर से हरा दिया है। इस जीत पर रामनाथ कोविंद को प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने बधाई दी और उन्होंने सभी का शुक्रिया किया। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने चुनाव में 65% से ज्यादा वोट हासिल किए। उन्हें 7 लाख से ज्यादा वोट मिले। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार को 3,34,000 से ज्यादा मतों से हराया। चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अनूप मिश्रा ने इसका औपचारिक ऐलान किया। Hereby declare that Sri Ramnath Kovind, resident of 42 HIG Maharishi Dayanand Vihar, Phase 2, Kalyanpur, Kanpur, Uttar Pradesh, has been duly elected to the office of the President of India. रामनाथ कोविंद के पक्ष में 522 सांसदों ने मतदान किया। मीरा कुमार को 225 सांसदों ने वोट किया। 21 सांसदों और 56 विधायकों के वोट गलत मतदान के चलते अवैध घोषित किए गए। बीजेपी शासित राज्यों के अलावा बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु में भी रामनाथ कोविंद को मीरा कुमार से ज्यादा वोट मिले। रामनाथ कोविंद ने चुनाव जीतने के बाद सभी का शुक्रिया अदा किया। राष्ट्रपति के पद पर मेरा चयन भारतीय लोकतंत्र की महानता का प्रतीक है। इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करना और संविधान की मर्यादा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। राष्ट्र की सेवा में निरंतर रहूंगा। देश के लोगों का, हर राजनीतिक दल का और सभी जनप्रतिनिधियों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की समर्थित उम्मीदवार मीरा कुमार को हार का मुंह देखना पड़ा। अपनी हार स्वीकार करते हुए उन्होंने इसे विचारधारा की लड़ाई बताया और समर्थन करने वाले दलों का शुक्रिया अदा किया। सम्माननीय कोविंद जी को बधाई देती हूँ भारत के राष्ट्रपति चुने जाने पर। सभी विपक्ष के मुख्य दलों को, जिन्होंने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया और मेरा समर्थन किया, कि जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए मैं इस चुनाव में शामिल हुई थी, वो आज 20 जुलाई 2017 को समाप्त नहीं हुई है। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे। रामनाथ कोविंद वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद रामनाथ कोविंद को बधाई देने वालों का तांता लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे। केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए में शामिल दलों के नेताओं ने चुनाव में जीत के लिए उन्हें बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत विपक्षी दलों ने भी रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुने जाने पर मुबारकबाद दी है। बहुत बहुत मन से उनको बधाई देती हूँ कि एक बहुत ही गंभीर स्वभाव का और अच्छा व्यक्ति आज राष्ट्रपति के पद पे बैठे जा रहा है।
तो बहुत अच्छा लगा। मुझे विश्वास है रामनाथ जी का कार्यकाल इस सर्वोच्च संवैधानिक पद को एक और नई ऊंचाई देगा और गरिमा प्रदान करे। मैं फिर से एक बार रामनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। संविधान के मर्मज्ञ, भारत की राजनीति को समझने वाले हैं, संसदीय परंपरा को समझने वाले हैं, उनके बनने से बहुत ही खुशी है। उनका बहुत ही अभिनंदन। मुझे तो विशेष प्रसन्नता इस बात की है कि वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के निवासी हैं, तो इसलिए उनको मेरी हार्दिक बधाई, बहुत शुभकामनाएं। वो कानून के भी ज्ञाता है, संविधान भी उनको अच्छी तरह से मालूम है। People's representative all over India from all states, they have posed faith in Ramnath Kovind ji, and under his presidency, India will be scaling great heights. राष्ट्रपति का पद एक संस्था है, तो उनके लिए हमारा वही आदर होगा, वही सम्मान होगा, वही रिस्पेक्ट होगा, और उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। Now elections are over. Now he is the president of India, and we honor him, we respect him. He is the elected president of the country. आग लगी हुई है इस देश में, और ये आग ऐसी है जो हमारी जमहूरियत को, हमारे संविधान को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में हमको उम्मीद है कि जो राष्ट्रपति जी हुए हैं अपने गुड ऑफिसेज का इस्तेमाल करके और इस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। हम बधाई देते हैं देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। और एक नजर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए रामनाथ कोविंद के अब तक के सफर पर। रामनाथ कोविंद का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हुआ। 1 अक्टूबर 1945 को डेरापुर तहसील के एक छोटे से गांव परौंख में पैदा हुए रामनाथ कोविंद ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई की। वकालत की डिग्री लेने के बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 16 साल तक प्रैक्टिस की। रामनाथ कोविंद ने 1977 से 1979 तक केंद्र सरकार के कानूनी मामले संभाले। 1980 से 1993 तक वो केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल में थे। 1986 में उन्होंने दलित वर्ग के कानूनी सहायता ब्यूरो के महामंत्री का पदभार भी संभाला। समाज सेवा में जुड़े रहने वाले रामनाथ कोविंद बीजेपी दलित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं। रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से आते हैं और दलित नेताओं में उनका बड़ा नाम है। रामनाथ कोविंद 2 बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। वो कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे हैं। लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़े रामनाथ कोविंद ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभाई। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार चुने जाने से पहले तक रामनाथ कोविंद बिहार में राज्यपाल का पद संभाल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त ही चलेंगे प्रणव के पास, हमारे संवाददाता जो कि मौजूद हैं रामनाथ कोविंद के घर के बाहर। प्रणव, सुबह से ही आप लगातार वहां पर बने हुए हैं और नतीजों के बाद खासी गहमागमी है। दिन भर क्या कुछ बड़ी चीजें हुई हैं? कौन से बड़े नेता अब तक पहुंच चुके हैं और क्या भी आगे के कार्यक्रम हैं? देखिए, सुबह से ही जब से जो गिनती हुई थी, जो मतों की जो गिनती है, उससे पहले से ही यानी 11 बजे के पहले से ही यहाँ पर लोगों के जो मिलने जुलने वालों का तांता लगा हुआ था। फिलहाल रामनाथ कोविंद जहाँ पर रह रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का घर है अकबर रोड पर, और वहीं पर उन्होंने एक तरह से जो मिलने जुलने वाले हैं उनकी बधाइयाँ उन्होंने स्वीकार की। और जब नतीजे सामने आए और नतीजे भी इस रूप में सामने आए कि बहुत बड़े मार्जिन से रामनाथ कोविंद को जीत मिली है, तो उसके बाद से और जो मिलने जुलने वाले हैं उन्होंने बधाइयां देने के लिए यहाँ पर आए, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और तमाम जो कई केंद्रीय मंत्री हैं और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो सब यहाँ पर आए। और हम सिर्फ बड़े नेताओं को हमने यहाँ नहीं देखा, हमने देखा जो बहुत ग्रास रूट लेवल के जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, या फिर जो सामाजिक जो उनका जो एक दायरा रहा है रामनाथ कोविंद जी का, जिस तरह से उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में जो उन्होंने एक तरह से योगदान दिया है, तो सामाजिक क्षेत्रों के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए, वो सभी से मिले, सभी की बधाइयाँ उन्होंने स्वीकार की और साथ ही साथ बहुत विनम्रता से उन्होंने ये कहा कि जिस पद पर वो पहुंचे हैं इसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी और बहुत
भावुक हो गए। वो मीडिया से भी वो मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि जिस तरह का संघर्ष का उनका जीवन रहा है, हम समझ सकते हैं कि एक छोटे से गांव से एक दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले वो उच्च शिक्षा हासिल करते हैं, वो वकालत करते हैं, उसके बाद वो राज्यसभा जाते हैं और बहुत ज़्यादा ये कहा जाए कि अखबारों में या प्रचार तंत्र में भले ही वो ज़्यादा ना सक्रिय रहे हों, मगर उन्होंने ज़मीन पर काम किया, चाहे बीजेपी के संगठन में दलित मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर या फिर संसद में राज्यसभा के सदस्य रहते हुए, और जिस समाज से वो आते हैं उस समाज में भी उनका एक बड़ा नाम है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं कोली समाज के। तो सारी चीजें बताती है किस तरह से एक साधारण पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति यहां तक पहुंचे, और इसी विनम्रता का आज हमने एक और यहाँ पर एक मिसाल देखी। बिल्कुल, और यही शायद लोकतंत्र की खूबी है प्रणव, कि जब एक आम घर में जन्म लेने वाला इंसान देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचता है, आसीन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वहां से ताज़ा अपडेट देने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान नवीन उपाध्याय जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं द पायनियर से। नवीन, स्वागत है आपका। नवीन, नतीजों का इंतजार था, हालांकि एक औपचारिकता भर दिखती थी, हार जीत का अंतर ज़रूर एक इंतजार था लोगों को कि कितना रहेगा, लेकिन जिस तरीके का रामनाथ कोविंद जी का अब तक का सफ़र रहा है, राजनीतिक या फिर सामाजिक सफ़र, उस लिहाज से और इस पद की जो ज़रूरतें हैं, कैसे आप देखते हैं? कई लोग कहते हैं कि एक जिस तरीके से उनका सौम्य स्वभाव है, सभी की बातें सुनना, हर एक को मौका देना, वो तमाम खूबियाँ इस पद के लिए ज़रूरी भी हैं। देखिए, उनको बैकग्राउंड अगर कोविंद जी का देखिएगा तो एक्सेलेंट बैकग्राउंड रहा है, सोशल क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं, लीगली वो उनकी नॉलेज काफ़ी अच्छी है। एज ए बिहार गवर्नर ही वॉज ए वेरी सक्सेसफुल गवर्नर, और स्टेट गवर्नमेंट से जनरली गवर्नर और अपोजिशन के स्टेट गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन उनके इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि नीतीश कुमार ने अपोजिशन के रैंक को ब्रेक करके उनको सपोर्ट किया। तो कुल मिलाकर देखिएगा तो वो एक ऐसे समय में आ रहे हैं जबकि ये सारे जो योग्यताएं हैं वो उनको राष्ट्रपति के पद के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको डिस्चार्ज करने में काफ़ी सहायक होगी, और उनके सामने काफ़ी इशू आएंगे सामने। जिस तरीके का परिदृश्य देश का दिखाई दे रहा है उसमें बहुत सारे अवसर आएंगे, जबकि उनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्चार्ज बहुत ही एक्सपीरियंस और अपनी सारी योग्यताओं को लेकर करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि वो काफ़ी एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंट के रूप में अपेक्षा है उनसे कि वो एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंट के रूप में रहेंगे, और जो अपोजिशन और गवर्नमेंट को एक साथ और समाज को एक साथ लेकर चल पाएंगे वो। नवीन, क्योंकि जब भी नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है और उसके बाद नई उम्मीदें बनती हैं, और कहा जाता है कि हर शख्स उस पद को अपने हिसाब से उसको एक नए लेवल पर ले जाता है, और आपने जो जिक्र किया कि जिस तरीके से देश में हालात हैं, अपोजिशन पार्टियां, अलग तरह के आरोपों का दौर, ऐसे में किस तरीके के चैलेंजेस आपको नजर आते हैं कोविंद साहब के सामने? देखिए, मुख्य तरीके से अगर देखिएगा तो राष्ट्रपति के पास 3-4 ऐसे इशूज आते हैं, 3-4 तरह के इशूज। अभी अगर देखिएगा करंट में तो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, काफ़ी हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर है अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में, और स्पेशली काफ़ी सर्टेन डिवाइसिव इशूज हैं, स्पेशली मॉब लिंचिंग का। इस पर प्रेसिडेंट के पास बराबर आप देखिए कि आने वाले दिनों में अपोजिशन पार्टी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन मार्च करेंगे और जाएंगे। दूसरा, राष्ट्रपति से अपेक्षा रहती है कि बहुत सारे अवसर आते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाती है, और कभी काफ़ी ऑर्डिनेंस रहते हैं जो कंट्रोवर्शियल रहते हैं, उसमें प्रेसिडेंट की एक बहुत ही निर्णायक भूमिका रहती है। तीसरी जो एक भूमिका रहती है प्रेसिडेंट की, वो डेथ सेंटेंस के मामले में प्रेसिडेंशियल कंसेंट रिक्वायर रहते हैं। इनफैक्ट वो एक अच्छी बात है कि अभी कोई पेंडिंग नहीं है क्लेमेंसी पिटीशन, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट को एक बहुत ही निर्णायक भूमिका अदा करनी पड़ती है। और चौथा जो एक अहम मुद्दा रहता है जो अभी देश में है, पार्लियामेंट्री स्टैंड ऑफ। जिस तरीके से स्टैंड ऑफ अपोजिशन और रूलिंग पार्टीज के बीच में बराबर होते रहते हैं पार्लियामेंट में, उसमें भी आप देखिए एक बहुत अहम मुद्दे रहते हैं जिसमें अपोजिशन प्रेसिडेंट के पास जाता है और उनसे निवेदन करता है कि वो इंटरवीन करें स्टैंड ऑफ को ख़त्म करने के लिए। तो काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जहां पर प्रेसिडेंट इंटरवीन कर सकते हैं, भले ही उनकी भूमिका जो है ऑथोरिटेटिव नहीं है और निर्णायक नहीं रहेगी, लेकिन वो कंसल्ट करके अपोजिशन और गवर्नमेंट को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर
और एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं जहां पर डेमोक्रेसी फंक्शंस कर सके, कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑब्लिगेशंस है सिटीजन्स के और गवर्नमेंट के जो राइट हैं उनको एक साथ ला सके वो, और उनके जो कानून की जो उनकी नॉलेज है और जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस है रहा है डिफरेंट क्षेत्र में, हमको उम्मीद है कि वो इस दिशा में काफ़ी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवीन इस पूरी बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। मैंने फरवरी 1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। जब अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? I was a Japanese prisoner of war and later I served as an officer in the Indian National Army. To find out more about my character, Colonel Prem Sehgal, follow us on @Ragdish the film on Facebook, Twitter and Instagram. दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर राज्यसभा में आज चर्चा पूरी हुई। विपक्षी सांसदों ने हिंसा गोरक्षा के नाम पर करने वाले तथ्यों को देश की शांति और समरसता के लिए खतरा बताया है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और लोकतंत्र में हिंसा को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार का कहना है कि श्रद्धा किसी भी सूरत में हिंसा का कारण नहीं बन सकती। दलितों और अल्पसंख्यकों पर हिंसा के मुद्दे पर हुई अल्पकालिक चर्चा के जवाब में राज्यसभा में नेता सदन अरुण जेटली ने विपक्षी सांसदों को भरोसा दिया कि इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जितनी घटनाएं हुई हैं, केवल निंदा कर देना, बयान देकर इतना नहीं है, और ये कहना कि भाई आपके पास कोई विकल्प नहीं था इसलिए आपने निंदा की। और जितनी घटनाएं अभी तक हुई हैं उसमें हर एक में कानूनी कार्रवाई एक व्यवस्थित सिस्टमैटिक तरीके से हुई और हर एक में लोग गिरफ्तार हुए और वो सारे गिरफ्तार लोग, अरेस्टेड लोग आज भी जेल में हैं। इससे पहले चर्चा आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने गोरक्षकों को गाय के नाम पर हिंसा करने की जगह सीमा की सुरक्षा करने की चुनौती दी। जेडीयू के शरद यादव ने कहा कि मौजूदा माहौल में लोग बसों और ट्रेनों में सफर करने से भी डर रहे हैं कि किसी को बांध के उसको मारो और फिर कहते हैं कि हम भारत माता की रक्षा कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, भारत माता इतनी ही प्यारी है तो जाओ ना सरहद पे लड़ो। हालात इतने खराब हैं कि धर्म के नाम पर कुछ लोग बस में चढ़ने से बस में चढ़ने से डर रहे हैं, ट्रेन में चढ़ने से डर रहे हैं। मैंने जिस आदमी का जुनैद का नाम लिया, वो आदमी जो है उसको बचाने वाला कोई नहीं है। सीपीआई के डी राजा ने देश में फांसीवाद बढ़ने का आरोप लगाया। वहीं डीएमके के टीके इलांगोवन ने गाय रक्षा के नाम पर हिंसा नहीं थमने के लिए सरकार की आलोचना की। This is what I am saying. It is part of a project insurrection. It is part of an ideology. It is part of a political theory. I call it Manuwadi fascism. I wrote about that. It is Manuwadi fascism. Mob lynching is attacking a single person by a group of people with an intention to promote a religious cause. That is wrong. नाम निर्देशित सदस्य केटीएस तुलसी ने भीड़ हत्या को सांप्रदायिक अपराध करार दिया तो निर्दलीय सांसद राजीव चंद्रशेखर ने हर संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने पर जोर दिया। About condemning mob violence and lynching, then it is important that he bans these organizations who are openly indulging in this kind of mob rule and mob violence.
Use of violence to settle any dispute is wrong. The right to movement, liberty and life are fundamental and guaranteed under Article 21 of the Constitution. Using violence to take lives is wrong, even when it is about sensitive issues like protecting cows. सदन में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों का भी जिक्र किया। इसके विरोध में विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। इतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन इस देश का शिक्षा मंत्री अगर उनकी ऐसी सोच है, इनकी अगर ऐसी सोच है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में कैसी शिक्षा दी जाएगी और दी जा रही है। चर्चा पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने भी विपक्षी सांसदों को भरोसा दिलाया कि सरकार सबका साथ सबके विकास की तर्ज पर समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। चर्चा की शुरुआत बुधवार को हुई थी। विपक्षी सांसदों ने पहले दिन सरकार पर हिंसा फैलाने वाले तत्वों को संरक्षण देने और उन पर नरमी बरतने का आरोप लगाया था। कृति मिश्रा के साथ पंचानन मिश्रा और विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि सिक्किम के पास डोकाला में चीन मौजूदा स्थिति को बदलना चाहता है। डोकाला के पास भारत, चीन और भूटान की सीमा लगती है। उन्होंने बताया कि चीन से विवाद को लेकर सभी देश भारत के साथ हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन में मौजूदा विवाद पर गुरुवार को राज्यसभा में विस्तार से भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सिक्किम सीमा पर मौजूदा स्थिति को चीन एक तरफा बदलना चाहता है। विदेश मंत्री ने कहा कि साल 2012 में हुए समझौते के मुताबिक डोकाला में सीमा का निर्धारण भारत, भूटान और चीन मिलकर करेंगे। ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। अगर चीन यूनिलेटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। तो कारण ये है। विदेश मंत्री ने पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि चीन डोकाला इलाके में सड़क बना रहा था। भूटान ने लिखित रूप से चीन से विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि ये मसला बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ कर लें। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भी अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कूटनीतिक रास्तों से विवाद का हल खोजने की कोशिशें जारी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस महीने के आखिर में बीजिंग जाने वाले हैं, जहां वो ब्रिक्स NSA की बैठक में हिस्सा लेंगे। डोकाला में 1 महीने से अधिक वक्त से विवाद चल रहा है। भारत ने चीन के सड़क निर्माण का काम रुकवा दिया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीएसपी प्रमुख मायावती का राज्यसभा से इस्तीफा मंजूर हो गया है। उपसभापति पीजे कुरियन ने आज सदन को ये जानकारी दी। मायावती ने मंगलवार को सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उन्होंने सभापति को 3 पेज का अपना इस्तीफा सौंपा था। हालांकि ये पत्र खारिज हो गया था क्योंकि उचित प्रारूप में नहीं था। नियमों के मुताबिक इस्तीफा पत्र छोटा होना चाहिए और जिसमें कारण नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने आज फिर से इस्तीफा सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें सदन में बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया। कृषि संकट का मुद्दा आज राज्यसभा में उठा। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने यह मसला उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान लागत से ज्यादा फसलों की कीमत देने का वादा किया था। कांग्रेस सांसद ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग भी की। दूसरे दलों ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने मांगा था कि हमारे उपज का सही मूल्य दे दीजिए, जो आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में आपने वादा किया था। लागत का 1.5 गुनी कीमत आप दे दीजिए, लेकिन कहीं किसी प्रकार का आश्वासन तक नहीं मिला है। कर्जा भी जो माफ किया जा रहा है, केवल फसली ऋण माफ किया जा रहा है, जबकि न मियादी ऋण उनका माफ किया जा रहा है, न ट्रैक्टर का लोन उनका माफ किया जा रहा है। मेरी मांग है कि किसानों का सब तरह का लोन माफ किया जाए। स्कूली छात्रा से बलात्कार और हत्या के मामले में गुरुवार को शिमला बंद रहा। मशहूर मॉल रोड की ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। आम लोगों के साथ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी शहर में कई जगह जाम लगाया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस मामले में असल गुनहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है। 2 हफ्ते पहले हुई इस घटना को लेकर राज्य सरकार की अपील पर
हाई कोर्ट मामले की जांच सीबीआई को सौंप चुका है। कोर्ट ने 3 सदस्यीय एसआईटी बनाने का निर्देश देते हुए 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, लेकिन पुलिस हिरासत में एक आरोपी की मौत से मामले में नया मोड़ आ गया। स्वतंत्रता संग्राम में धार्मिक कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं थी, ये बात उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज कही। वो शहीद सरदार नानक सिंह मेमोरियल व्याख्यान में बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में सभी धर्म के लोग साथ थे। उपराष्ट्रपति के मुताबिक महात्मा गांधी ने भी कहा था कि धर्म निजी मामला है। उपराष्ट्रपति ने शहीद नानक सिंह को महान स्वतंत्रता सेनानी बताया, जिन्होंने बंटवारे का विरोध किया था। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।